नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार की सबसे बड़ी बहस में आप सभी लोग जो इस वक्त इस टेलीकास्ट को देख पा रहे हैं, सभी लोग आमंत्रित हैं। खासकर सोशल मीडिया पर जितने लोग हैं जो न्यूज़ 18 बिहार को देखते हैं, समझते हैं और हमारी खबरों को रोजाना देखते हैं, उन सभी को आमंत्रित हम करना चाहेंगे, क्योंकि इस कार्यक्रम में आपकी सहभागिता बेहद जरूरी है। क्योंकि आपके सवाल से यह कार्यक्रम आगे बढ़ता है और आपकी राय बेहद जरूरी है कि आज का जो मुद्दा है, खास करके जेडीयू में जनरेशन, अगले जनरेशन का जो नेता है वो कौन है, नेक्स्ट जनरेशन का नेता कौन बनने वाला है। नीतीश कुमार यहां दिख रहे हैं, लेकिन इधर जो उथल पुथल और जो तमाम चीजें हुई उससे लेकर उसे आधार बनाते हुए, उसे आधार मानते हुए हम आगे की पृष्ठभूमि पर विचार कर सकते हैं और बात कर सकते हैं कि जेडीयू में नेक्स्ट जनरेशन का नेता कौन है। तो ग्राफिक्स प्रॉपर्टी के जरिए हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन अपने जो हमारे गेस्ट मेहमान हैं उनका परिचय कराना चाहेंगे। अभिषेक झा हमारे साथ प्रवक्ता जेडीयू से हैं, आसिता तिवारी जी प्रवक्ता कांग्रेस से, चित्रंजन गगन प्रवक्ता आरजेडी से, अरुण पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार के नाते हमारे साथ मौजूद होंगे। सबका बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए, टॉपिक आता कहां से, ये टॉपिक कैसे चलकर आया, कूद कर आया, और इसमें कई तरह के सवाल हैं। सबसे पहले वो स्क्रीन पर हम रखना चाहेंगे जो सवाल हैं जो फिजाओं में हैं। नीतीश के बाद कौन होगा नेक्स्ट जनरेशन नेता? हालांकि नीतीश कुमार की मुद्रा भी लगती है कि वो भी पूछ रहे हैं। सेकेंड लाइन लीडरशिप की लिस्ट में कौन प्रभावी होगा, किसका प्रभाव ज्यादा दिखता है? सवाल यह भी है कि 2024 चुनाव में किस चेहरे के भरोसे पार्टी चलेगी, आगे कैसे बढ़ेगी ये पार्टी। सवाल यह है कि आरसीपी पर नीतीश के फैसले के बाद ऐसे सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि नीतीश कुमार किस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं और किस तरह की पॉलिटिक्स चाहते हैं। व्यापक जनाधार वाले नेता नेक्स्ट लाइनर क्या हो पाएंगे? क्या नीतीश के बाद नेक्स्ट लाइनर कौन से नेता होंगे? संघर्ष के जो सहायक नेता हैं, क्या उन्हें मुकाम मिलेगा, उन्हें तरजीह दी जाएगी, उन्हें वो प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां से वो इस पार्टी को आगे लेकर चल सकें? पॉलिटिकल मेरिट वाले नेता क्या नेक्स्ट जनरेशन वाले होंगे? तो ये सारी चीजें सामने आ रही हैं सवालों के दायरे में। मैनेजमेंट पॉलिटिक्स भी चलती है, यानी कि मैनेज करके अपनी पॉलिटिक्स चमकाने वाले नेता क्या जेडीयू को चलाएंगे? इसके अलावा कई सवाल हैं। और उसके बाद हम नीतीश की कार्यशैली पर अगर हम बात करें तो नीतीश की राजनीति क्या कहती है। नीतीश की राजनीति पर अगर हम आएंगे तो हम आपको बताएं कि नीतीश कुमार जो हैं शुरू से ही जमात की राजनीति उन्होंने की है। शुरुआती दौर में परिवारवादी राजनीति को गंभीरता से उन्होंने देखा, समझा, लेकिन दूरी बना ली। तीसरी बात यह कि पॉलिटिकल मेरिट को उन्होंने आधार बनाया। चौथी बात यह कि संघर्ष के दिनों के जो साथी थे, सहयोगी थे, उनका साथ उन्होंने दिया है, उन्हें साथ लेकर चले हैं। पार्टी के प्रति सच्ची निष्ठा और ईमानदारी नीतीश कुमार रखते हैं। इसके बाद बात आती है परेशानी कहां है। तो परेशानी कहां है, तो आज हम लोगों ने दिन भर इस पर गहन मंथन किया, जेडीयू के नेताओं से बातचीत की, तो क्या कुछ निकल कर आया। पॉलिटिकल और मैनेजमेंट मेरिट का साथ होना एक बड़ी परेशानी है। या तो मैनेजमेंट वाले लोग रहें, मैनेजमेंट कोटे वाले, या फिर खुद खांटी पॉलिटिक्स वाले। जनाधार वाले दिग्गज नेता जो हैं वो आज भी संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें भी लगता है कि हमें कम से कम मिलना चाहिए था। संघर्ष के दिनों के जो साथी हैं उनके मन में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कई लोग हैं जो नीतीश कुमार के साथ शुरू से हैं। मैनेजमेंट मेरिट वाले नेताओं से पुराने नेता थोड़े खिन्न नजर आते हैं, थोड़े परेशान जरूर दिखते हैं। अब नेक्स्ट जनरेशन की बात करें तो ये पॉलिटिक्स हम जरा फोटो के जरिए समझते हैं। राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह का नाम सबसे ऊपर, वर्तमान में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी नेता माने जाते हैं। और अगर जाति पात पे अगर चलिएगा तो भूमिहार जाति से आते हैं ललन सिंह, और अभी पार्टी बेहतर तरीके से लेकर चल रहे हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। दूसरा नाम है उमेश कुशवाहा। ये हम 2024 वाली टीम की सुगबुगाहट समझ पा रहे हैं इससे। वर्तमान में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लवकुश समीकरण से उपजे हुए ये नेता हैं। नीतीश कुमार की जहां सोच शुरू होती है, और जेडीयू कोटे से कई बार ये विधायक रह चुके हैं। इसके बाद नंबर आता है उपेंद्र कुशवाहा का। अब उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वर्तमान में जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, नीतीश कुमार के पुराने सहयोगियों में से एक हैं, और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। यानी कि इनका प्रोफाइल जो है बड़ा ही मजबूत है। कई बार दूर गए, लेकिन नीतीश कुमार ने इन्हें अपने करीब लाकर खड़ा किया। अब इसके बाद एक सवाल, आरसीपी सिंह का क्या होगा? देखिए कहां पर स्थान आरसीपी सिंह रखते हैं। वरिष्ठता के हिसाब से आरसीपी के लिए कोई पद फिलहाल नहीं है, जेडीयू में नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। ललन सिंह को हटाकर अध्यक्ष पद इन्हें नहीं दिया जा सकता, यह क्लियर है। उमेश कुशवाहा के पास जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी है, तो कम से कम यह कुर्सी तो नहीं मिलने वाली। उपेंद्र कुशवाहा के पास संसदीय बोर्ड अध्यक्ष की कुर्सी है, तो यह भी कुर्सी गई।
नीतीश खुद बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल रहे हैं, तो ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता। आरसीपी संगठन में रहकर संगठन को मजबूत कर सकते हैं, ये इनके पास बढ़िया वाला ऑप्शन है कि आप जेडीयू में रहिए और जेडीयू को मजबूत कीजिए अपने आयामों से। और चलिए सीधे हम अपने मेहमानों की सूची पर आते हैं, सारी बातों को ध्यान में रखते हुए। तो अभी जो स्थिति है, जो सिनारियो है, उसमें अभिषेक झा जो कि प्रवक्ता है, नौजवान है, ताकत पूरी है, उनसे जानना जरूरी है कि किस तरह की पॉलिटिक्स भीतर खाने हो रही है। तो अभिषेक, हमें जरा ये बताइए कि नेक्स्ट पॉलिटिक्स क्या है और सेकेंड लाइन लीडरशिप में कौन लोग हैं और नेक्स्ट जनरेशन के नेता कौन कौन हो सकते हैं। हमें जरा इसे बिल्कुल क्लियर पिक्चर हमें दिखाइए। न्याय के साथ विकास के एजेंडे पर जनता दल यूनाइटेड की पॉलिटिक्स आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लंबे समय से चल रही है, आगे भी मजबूती से चलेगी। हमारी पार्टी ऑफिस, आपके प्रतिनिधि तो हमेशा आते ही रहते हैं, हमारी पार्टी ऑफिस में 5 महापुरुषों की तस्वीरें लगी हुई हैं। महात्मा गांधी हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण हैं, राम मनोहर लोहिया हैं, कर्पूरी ठाकुर हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं। इनके विचारों को आत्मसात करके, इनकी विचारधारा को अपने अंदर समेट कर नीतीश कुमार जी पार्टी को लंबे समय से लीड करते हुए यहां तक लेकर के आए हैं और जनता का ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद हमारी पार्टी को मिला है। तो हमारे नेता जब नेतृत्व कर रहे हैं, सेकंड लाइन की चर्चा आप लोग कर रहे हैं, आप लोगों पर कोई रोक टोक तो लग नहीं सकती है, आप लोग अपने हिसाब से चर्चा कर सकते हैं। तर्क के साथ आप रोकिए, लेकिन हमारे नेता के नेतृत्व में आप रोक दीजिए अभिषेक जी, हम रुक जाएंगे। चल बिल्कुल, एक सीधा सा पॉइंट है, आपने जिन भी नेताओं का जिक्र अभी किया, सभी नेताओं ने हमेशा एक ही बात कहा है कि हमारी पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं नीतीश कुमार जी। तो जब सभी नेता, सभी कार्यकर्ता एक स्वर से कहते हैं कि हमारी पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं नीतीश कुमार जी, तो अभी इन बातों की चर्चा करना हमारे हिसाब से लेकिन हमारे लिए तो खबर वो है ना कि चेहरे पर मुस्कुराहट और पेट में पॉलिटिक्स है। हम तो उन नेताओं की बात कर रहे हैं जो कि शुरू से नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स के साथ हुए, जिन्हें हम सहयोगी कहते हैं या फिर जिन्हें इक्का दुक्का बार मौका मिला भी। तो हम उस मजबूत स्तंभ की बात कर रहे हैं। तो हम कई तरह के सवाल यहाँ पर खड़े कर रहे हैं। हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या यहाँ किस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है, क्या जो बोनाफाइड पॉलिटिक्स है वो चल रही है, या फिर इस पॉलिटिक्स में जो अभी एक पैरोकारी वाली चीज आ गई है, जो मैनेजमेंट पॉलिटिक्स कहलाती है, उसका समावेश हो गया, जिस वजह से ये चीजें थोड़ी गड़बड़ यहां पर नजर आती हैं, या फिर सरपास करने का भी डर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जहन में सता रहा है। नीतीश कुमार जी ने तो कभी किसी डर को अपने ऊपर हावी होने ही नहीं दिया और किसी बात से वो डरते ही नहीं है। और दूसरा, आप जनता दल यूनाइटेड ही एक ऐसी पार्टी है जहां धन बल की पॉलिटिक्स, बाहुबल की पॉलिटिक्स और मैनेजमेंट की पॉलिटिक्स नहीं चलती है। इसका उदाहरण आप लोगों ने देखा है, लंबे समय से देखा है। और अभी हाल के समय में किस तरह से 2 लोगों को राज्यसभा के उम्मीदवार के रूप में चयनित किया गया है पार्टी के द्वारा, एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने वाले लोगों को जिस तरह से पहचान दी जा रही है, वह दर्शाता है कि किस तरह की पॉलिटिक्स जनता दल यूनाइटेड के अंदर होती है। तो आज से 10 साल के बाद साहब आते हैं कर्नाटक से 10 साल के बाद अधेड़ अभिषेक झा को हम देखेंगे अपने पैनल में, अगर हम डिबेट करते रहे तो, लेकिन वो प्रवक्ता के तौर पर रहेंगे या फिर कोई वरिष्ठ प्रवक्ता। देखिए, हम लोगों ने कभी इस लिहाज की पॉलिटिक्स नहीं की है विवेक जी कि हम राजनीति में आए हैं तो हमें फला फला पद मिलना ही चाहिए तब भी हम राजनीति कर रहे हैं। राजनीति का मूल मंत्र है कि आप जन सेवा की भावना को रखकर आते हैं कि आस्था और संस्कार अच्छे कार्य करने की भावना दिया है। बहुत ही अच्छी बात करते हैं, कुछ एकदम धार्मिक ऐसी चीजें जिसमें सुनकर लगता कि बस सुनते रहे, ऋषि मुनि टाइप की। क्यों अभिषेक जी ऐसी मजबूरी क्यों है? अभिषेक झा को हम क्यों ना अभिषेक झा को नेक्स्ट जनरेशन नेता हम क्यों ना माने? अभिषेक झा को हम नेक्स्ट जनरेशन नेता क्यों ना माने? अगला सीएम क्यों ना माने? युवा है, बढ़िया है, प्रखर है, बुद्धिमान है, ये तो स्पष्ट बोलते हैं। ये तो आपका अच्छा नजरिया मुझको लेकर व्यक्तिगत रूप से हो सकता है विवेक जी, और इन शुभकामनाओं के लिए मैं आपको धन्यवाद प्रेषित करता हूं अपनी तरफ से। हम लोग काम करने में विश्वास रखते हैं, जिस तरह से नेता पार्टी को लेकर चल रहे हैं उनके नेतृत्व में हम लोग काम करने में विश्वास रखते हैं। और जब इंसान सच्ची लगन मेहनत से काम करता है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में वो कहीं ना कहीं अच्छे स्थान पर पहुंचता है जहां जाकर वो काम कर सकता है जनता के लिए। एक बात तो है ही ना विवेक जी, मैंने एक ही शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन हमारा सवाल वही है कि नेक्स्ट कौन? हमारे नेता एक भावना को रखते हैं, नीतीश के बाद नेक्स्ट कौन? देखिए, ये मैंने कहा भी, देखिए ये चर्चा भी बेमानी है विवेक जी।
अभी नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से सक्षम हैं, पार्टी को बेहतर तरीके से आगे लेकर चल रहे हैं। उनके लेकिन आपकी पॉलिटिक्स, आपकी पार्टी की पॉलिटिक्स को देखने वाले दूर से कई लोग हैं। मसलन आरजेडी देख रही है, कांग्रेस देख रही है, हमारे वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी देख रहे हैं। तो जरूरी है कि असित नाथ तिवारी के पास चलें और जाने आपकी पॉलिटिक्स के बारे में। असित नाथ तिवारी जी, एक बात तो जरूर है कि कार्यकर्ता वाली बात आप छेड़िएगा तो ये जरूर कहेंगे कि आपके यहाँ तो बस एक ही चलता है, कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जाती। इस डिबेट से हटते हुए यह सवाल बिल्कुल जरूरी है कि नेक्स्ट जनरेशन जो पॉलिटिक्स है, अगर जेडीयू अपने आप को इससे बचाना चाहती है या फिर नीतीश कुमार के डर से, भय से, क्योंकि अभी तक की जो राजनीति रही है, अभी तक की जो एक सिनारियो रहा है, उसमें यही देखा गया आज से नहीं शुरू से ही कि भाई जो एक फुल फ्लेज नेता बनने की जिसने कवायद की, कोशिश की या फिर जिसका जनाधार बढ़ा, वो कुछ बढ़ नहीं पाया, वो समाप्त हो गया। तो ये बातें, इन बातों से अलग हटकर कांग्रेस क्या सोचती है खासकर इस मुद्दे पर, ये हम जानना चाहते हैं। देखिए विवेक जी, नीतीश कुमार की पूरी राजनीति की जब आप चर्चा करेंगे तो 1994 के बाद नीतीश कुमार जी को आप माने कि भाई वो फुल फ्लेज्ड लीडरशिप में आए। उसके पहले वो दूसरे के लीडरशिप में थे। 94 में आपको याद होगा गांधी मैदान में एक कोयरी कुर्मी चेतना रैली हुई थी, उसके मंच पर वो गए और उसके बाद उनका एक नया राजनीतिक सफर शुरू हुआ, फिर समता पार्टी बनी। तो ये कहना कि वो जमात की राजनीति करते हैं, ये तो विश्वास करने वाली बात नहीं है। कुर्मी कोयरी चेतना रैली के मंच से वो नेता बने, तो वो तो भाई बड़ी सीधी सी बात है कि एक समीकरण की राजनीति वो करते हैं। तो बोल लीजिएगा अभिषेक जी, मैं चुप आपको सुनूंगा। समीकरण की राजनीति मेरा सवाल भी है। दूसरी बात, अब नेक्स्ट जनरेशन कौन? आपको याद होगा कि भाई इन्हीं की पार्टी में जॉर्ज फर्नांडिस जी भी हुआ करते थे, शरद यादव जी भी हुआ करते थे। उनका क्या हश्र हुआ हम सब ने देखा। उसके बाद आइए, अब सेकंड लाइनर की मैं बात कर रहा हूं, जो लग रहा था एक दौर में कि अब ये लोग नेता बन जाएंगे नीतीश जी के बाद, तो उनकी बात कीजिए। भाई पीके शाही जी कहां हैं, परवीन अमानुल्लाह जी कहां हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ क्या हुआ हम सब ने देखा। नीरज कुमार भी तो थे, एक बार मंत्री बने थे, चंद्रशेखर जी नेता हुआ। हाँ, अब वो भी आपको, अच्छा आपने याद दिला दिया। चंद्रशेखर जी नेता थे, आपको याद होगा विवेक जी, अपनी पार्टी के इकलौते सांसद हुआ करते थे, लेकिन देश में प्रासंगिक रहा करते थे। उनकी पार्टी थी समाजवादी जनता पार्टी। उनके साथ मुश्किल ये थी कि वो किसी भी पार्टी में रहे तो अपने इक्विवेलेंट जो भी उनके समानांतर नेता होते थे उनसे उनकी बनती ही नहीं थी, तो अपनी अलग एक पार्टी बना लेते थे। सेकंड लाइनर वो बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। उन सेकंड लाइनर्स को या तो पार्टी से निकाल दिया जाता था या उनको क्रश कर दिया जाता था। क्या हुआ उनकी पार्टी का? चंद्रशेखर जी अच्छे नेता थे, भले नेता थे, लेकिन जब वो इस दुनिया से गए उसके बाद उनकी समाजवादी जनता पार्टी खत्म हो गई। नीतीश जी के साथ मैं यही होता देख रहा हूं। उनकी उम्र बढ़ती जा रही है। हर आदमी का शारीरिक मानसिक अवसान होता है। हम चाहेंगे कि वो स्वस्थ रहें, सानंद रहें, लंबी आयु पाएं, लेकिन हमारे आपके चाहने से सच्चाई नहीं बदलती। आदमी बूढ़ा होता है, मानसिक और शारीरिक तौर पर कमजोर भी होता है। तर्क का जवाब तर्क से, अभिषेक झा, तर्क का जवाब तर्क से, पार्टी विशेष, व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं। समाजवादी जनता पार्टी का ही हस्त्र होगा, जदयू का। देखिए भविष्य की जो चीजें हैं उनका आकलन करके ये लोग वर्तमान में अपना वक्तव्य दे रहे हैं। सवाल भविष्य के लिए पूछा जा रहा है। भाई आप ये सोचिए कि आपका वर्तमान कितना कमजोर होता है। इतिहास याद दिला दिया। आपकी पार्टी तो परिवारवाद, आपकी पार्टी तो वंशवाद। इतिहास गिनाया उन्होंने। नीतीश कुमार जी को आप जाति से बांधकर देखते हैं। अरे अगर जाति से बंधे नेता होते, अगर जाति से बंधे नेता होते तो जमात इस तरह से वोट देकर उनको मुख्यमंत्री बनाता। राजनीति बिहार में कौन करता है? तिवारी जी धैर्य से सुन लीजिए, मैंने आपकी बातों को धैर्य से सुना, जवाब भी धैर्य से सुन लीजिए। आप बिहार की जनता के मैंडेट को चैलेंज नहीं कर सकते। नीतीश जी में 17 वर्षों से बिहार की जनता ने हर एक जाति और समाज के लोगों ने वोट दिया। करता हूं वो नहीं कहेंगे। हर एक जाति और समाज के लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार जी को सूबे का मुख्यमंत्री। समीकरण की राजनीति करते हैं। आप नहीं बांध सकते हैं उनको, आप नहीं बांध सकते हैं उनको जाति। समाजवाद का चोला ओढ़े घोर जातिवादी तिवारी जी जरा अपना वर्तमान नहीं, अभिषेक झा ये बताइए, असित नाथ तिवारी ने जिन 4 से 5 बड़े नेताओं का जिक्र किया और नए नवेले में नीरज कुमार जी का जिक्र कर दिया, हमें ये बताइए ना कि क्यों नहीं मौका मिलेगा? नीरज कुमार तो आपके मास लीडर बन रहे हैं ना, आप तो नए की बात कर रहे हैं। आप उनके ट्विटर हैंडल्स देख लीजिए, सोशल मीडिया देख लीजिए, या उनके क्षेत्र में जाने का दौरा देख लीजिए, उनके क्रियाकलापों को देखिए। नए, आप नए उन्हें मानते हैं ना। हम तो कह रहे हैं कि आज की राजनीति नीरज कुमार की नहीं है। एक नया एग्जाम्पल ले लीजिए, क्या हो रहा है उनके साथ, ये बताइए। इस सवाल का जवाब बेहतर हमारे बड़े भाई समान है नीरज कुमार जी।
किस संतोष के साथ वो पार्टी का कार्य करते हैं, ये उनके क्रियाकलापों से साफ दिखता और झलकता है। उनमें भी कूट कूट कर नीतीश कुमार जी की ही विचारधारा भरी हुई है कि हम फल की चिंता नहीं करते, कर्म करते रहते हैं। और नीरज कुमार जी जिस बेबाकी से न सिर्फ पार्टी का पक्ष रखते हैं, आम जनों के बीच पॉपुलर रहते हैं, या तो अच्छी बात है, पार्टी के एक एसेट के रूप में है, लेकिन इसका यह मतलब थोड़ी हो गया कि हमारी पार्टी के सर्वमान्य नेता जब अभी अच्छा, ये डर किस बात का है अभिषेक झा? डर किस बात का है लेकर चल रहे हैं आपके? नहीं, ये डर किस बात का है? कोई मास लीडर है, व्यापक तौर पर बन रहा है। आरसीपी सिंह को भी आपने सुना, जिस तरीके से विभिन्न प्रकोष्ठों में या फिर जिलेवार तरीके से पार्टी को मजबूत करने की बात ठोक कर इन्होंने कही। क्यों डर क्यों लगता है? क्यों ऐसा कोई पैरेलल नेता तैयार नहीं हो सकता जो कि जेडीयू को लेकर चल सके? ऐसा दिखता है। 5 एग्जाम्पल उधर, 2 के इधर, तो 7 एग्जाम्पल तो हो गए ना आपके सामने। विवेक जी आपने जिक्र किया जिन नेता का, आरसीपी बाबू का। अगर डर लगता तो आरसीपी बाबू पार्टी के सर्वोच्च पद पर जाते, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते। ये तो बदल गया ना सर, समय के साथ बदल गया ना। वंशवाद के पहले आंख नहीं पाए, जब आंख पाए तो पता चला कि ये तो आगे निकल जाएंगे। कुछ ऐसा ही लग रहा है। समय परिवर्तनशील है। समय अभी आदरणीय ललन बाबू हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पार्टी को बहुत बेहतर तरीके से आगे लेकर चल रहे हैं। हमारी पार्टी कोई परिवारवाद और वंशवाद के कोड से ग्रसित पार्टी नहीं है कि 20 वर्ष बीत जाएंगे लेकिन एक ही परिवार से आने ठीक है ना। तो आप तो कार्यकर्ता है ना, आप तो बता ही सकते हैं। ठीक है, परिवारवाद वंशवाद की पार्टी नहीं है, लेकिन आप ये भी तो नहीं बता पा रहे हैं कि अगला कौन। अगर वंशवाद वाली नहीं रहती तो इसमें तो आप बता सकते हैं ना। उसकी चर्चा बेमानी है। पार्टी अपने आवश्यकता के अनुसार सही समय पर सही निर्णय लेती रहती है। हमारे साथ चित्रंजन गगन जी भी हैं, प्रवक्ता आरजेडी से, जरा उनसे जानते हैं। तौर पर बेमानी है। चित्रंजन गगन जी, ये कहां बात बेमानी हो जाती है? क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन नेता पनप क्यों नहीं पा रहे हैं जेडीयू में, और अभी तक ऐसी कोई लिस्ट क्यों संभावना नहीं दिखती है? इसके बाद ठीक हम अरुण पांडे जी के पास जाएंगे। एक प्रतिक्रिया आपकी। विवेक जी आपने शुरू में जो चर्चा किया, तो नीतीश जी मैनेजमेंट पॉलिटिक्स करते रहे, कभी मास लीडर नहीं रहे, न किसी सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्धता रही। कोई भी पार्टी वह माने आगे चलती है, लॉन्ग लाइफ तभी करती है जब वह किसी सिद्धांत से, किसी नीति से बंधी हुई रहती है। नीतीश जी की राजनीति सत्ता की राजनीति रही, और सत्ता कैसे प्राप्त किया जाता है इसका मैनेजमेंट वो करते रहे। बजाबते से बखूबी उस मैनेजमेंट के माध्यम से इतने दिनों तक बिहार में मुख्यमंत्री रहे। इसलिए जनता दल यू में कोई फ्यूचर में कोई लीडर हो, जब जिस पार्टी का कोई नीति है ना सिद्धांत है, कहने के लिए अभी अभिषेक जी अंगुली नहीं उठाइए, आप बहुत देर बोले, हम चुपचाप सुनते रहे। कोई नीति और सिद्धांत हो तो सवाल यह है कि अभी सब लोग, अभी अभिषेक जी की मजबूरी है। नीतीश जी घोषणा कर चुके हैं पिछले विधानसभा चुनाव में कि अब मेरा अंतिम चुनाव होगा, और जो स्थिति है जिस ढंग से अभी उनको हम देख रहे हैं हर सवाल पर, और जितना दबाव की राजनीति वो कर रहे हैं, जितना दबाव में वो हैं, जो उनके चेहरा के हाव भाव, चाहे विधानसभा में हो या बाहर में हो या आम लोगों के बीच में हो या पब्लिक मीटिंग में हो, जो देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से नीतीश जी की राजनीति अब समाप्ति के अवसान की ओर है। विधानसभा में भी कहाँ माने 80 विधायक थे, 43 पर आ गए। तो अब जनता, नीतीश जी के साथ साथ जनता दल यू की राजनीति भी अब अवसान पर है। और जिस दिन इन लोगों के साथ मजबूरी है, अभिषेक जी के साथ मजबूरी है। अभी आपने 3 नेताओं का नाम गिनाया, ललन सिंह जी का, उपेंद्र कुशवाहा जी का और उमेश कुशवाहा जी का। अब तीनों का आप देख लीजिए। ललन सिंह जी इनके पुराने सहयोगी रहे हैं नीतीश जी के, वह लोक दल के समय से ही मैं जानता हूं काफ़ी करीब रहे हैं नीतीश जी के, लेकिन बीच में उन्होंने इनको छोड़ के चले गए, जनता दल यू छोड़ के चले गए कांग्रेस में। अब उपेंद्र कुशवाहा जी अलग पार्टी बना लिए। उमेश कुशवाहा जी की राजनीति शुरू हुई है आरजेडी से। आरजेडी से पहली बार चुनाव आरजेडी से लड़े, और आरसीपी सिंह जी के कृपा से जो है सो यहाँ प्रदेश के अध्यक्ष बन गए। तो जो जिनके नाम आप गिना रहे हैं, जो माने फ्यूचर के लीडर हो सकते हैं, उनकी स्थिति आप देख रहे हैं। और अभी जो आप राज्यसभा चुनाव में जो आपने देखा, जिस ढंग से देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जनता दल यू द्वारा बुलाया गया था इसलिए कि यहाँ कैंडिडेट की घोषणा करेंगे, लेकिन कैंडिडेट की घोषणा नहीं किए और प्रतीक्षा कर रहे थे कि भाजपा क्या करती है। तो भाजपा जब घोषणा कर दी, उसके बाद इनके द्वारा घोषणा किया गया। तो न माने अब न नीतीश जी का कोई फ्यूचर है, न जनता दल यू का कोई फ्यूचर है। इसलिए अब यह जो फ्यूचर का नेता, जिस पार्टी का फ्यूचर ही नहीं हो, जिस पार्टी का न कोई नीति है न सिद्धांत है, सत्ता के लिए भाजपा से कहते हैं कि समाजवादी हैं। गाँव अभी अभिषेक जी कह रहे थे कि इनके कार्यालय में
डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर का, महात्मा गांधी का, लोहिया जी का, आचार्य नरेंद्र देव का, इन लोगों का तस्वीर टंगा हुआ है और काम करते हैं इसके ठीक खिलाफ। जो लोग इनके, जो अंबेडकर के संविधान के खिलाफ जो जाते हैं, जो गांधी के सिद्धांत के खिलाफ हैं, जो लोहिया के सिद्धांतों के खिलाफ जिनकी भूमिका रही है, उनके साथ अभिषेक जी बहुत देर बोले हैं आप। देखिए वैसे नहीं, चित्ररंजन गगन जी को, चित्ररंजन गगन जी ने जो कहा या फिर आसिफ तिवारी ने कहा, आपके लिए पुख्ता सवाल है। नहीं, सवालों वाली किताब है। अभिषेक झा, इसका जवाब तैयार कीजिए। एक छोटे से अंतराल के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, उसके बाद अरुण पांडे जी को समय देंगे। अरुण पांडे जी अपने विचार इस पर रखेंगे और उसके बाद फिर एक बार हम आपसे रिएक्शन जरूर लेंगे। यहाँ छोटे पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं और ब्रेक के बाद हमने कहा था कि अरुण पांडे जी के पास सीधे लौटेंगे, उसके बाद फिर एक बार पॉलिटिकल नेताओं से बातचीत होगी। अरुण पांडे जी, जो सिनारियो है, जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उन सवालों में कितना दम है और जो हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन नेता के तौर पर जेडीयू के खेमे में, क्या जवाब है इसका, क्या माकूल जवाब है? और एक सवाल और भी है कि क्या उन लोगों को पनपने से रोका जा रहा है या फिर कई लोग जो बड़े नेता हैं जिनका एक बड़ा जनाधार रहा है, वो कहीं ना कहीं उनके सामने एक विवशता है कि मुंह खोले कैसे, कहीं सफाया ना हो जाए। तो ऐसे में जैसे आरसीपी सिंह का कुल मिलाकर अगर कहें तो पत्ता साफ हो गया, तो उस स्थिति में कई ऐसे नेता हैं जो इस धमक के बाद से उनकी सोच बहुत ही डरी होगी, बहुत ही वो सहम गए होंगे। अरुण पांडे जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, हम कोशिश कर रहे हैं आपसे जोड़ने के लिए। जरूरी यह है कि आपकी बात रखी जाए, क्योंकि जिस नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स को आपने करीब से देखा है, उनके बारे में लिखा है, तो जरूरी यह है कि आपसे इस पर जाना जाए, क्योंकि एक फ्रेम कास्ट होता है और उस फ्रेम के तहत जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो चलते हैं, लेकिन जब कुछ बदलाव आते हैं तो इसे भी नोट किया जाता है उस नोटबुक में। अरुण पांडे जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। नहीं, ये मैं कह रहा था विवेक जी कि आज जो आपने चर्चा शुरू की है आरसीपी सिंह को ड्रॉप करने के कारण, कि उनको अभी बेटिकट कर दिया, 2 बार राज्यसभा के सदस्य बने और इसके बाद उनको इस बार टिकट नहीं मिला, ये चर्चा इससे शुरू हुई। एक बात तो जो लास्ट में आपने बात कही, ये आरसीपी के साथ जो कुछ हुआ है, पार्टी में जयकारा लगाने वाले लोग, ये पार्टी है नीतीश जी की, जदयू के प्रकाश पुंज वो है, पावर प्लक वो है, जिससे उनके माध्यम से ताकत शक्ति मिलेगी, वो चमक दिखेगा। अभी आज देखा आपने कि रातों रात, तब तक की उम्मीद नहीं थी कि आरसीपी ड्रॉप किए जाएंगे, तो आरसीपी के लिए अब तो कोई व्यवस्था नहीं रह गई। आपने ठीक कहा, फिलहाल कोई भविष्य नहीं दिखता है, लेकिन भविष्य तय करने का एकमात्र कोई नेता है जदयू में, तो वो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार तय करेंगे कि फिर कहीं हम आरसीपी को बिहार की राजनीति में लावें, एमएलसी बना दें। अभी देखा, उपेंद्र कुशवाहा केंद्रीय मंत्री थे, वो यहाँ आकर जदयू के एमएलसी बने हैं। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष, शुरू में तो चर्चा हो रही थी बिहार मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे और शिक्षा सुधार के लिए जिस ढंग का उन्होंने संघर्ष छेड़ा था, वो जिम्मेवारी मिल सकती थी, लेकिन अब वेटिंग में है वो, और वेटिंग में है, खुद सीएम के दावेदार हैं। अब ये सब सवाल अभी है कि नीतीश जी के रहते नेक्स्ट जनरेशन के नेता कौन होंगे, ये सवाल जब उठता है तो अभी अभिषेक झा ठीक कह रहे थे कि ये सवाल जो है अभी बेमानी है। नीतीश जी के रहते कोई नेक्स्ट जनरेशन का नेता कौन होगा, मुझे लगता है कि ये तय करना उन्हीं का काम है। अभी तो विधानसभा के चुनाव में जो नीतीश जी को एक झटका लगा, इसके बाद तो अभी लवकुश का जो सामाजिक समीकरण है, अब वो जमात की राजनीति करते हैं, सामाजिक समीकरण की राजनीति करते हैं और सत्ता के लिए कभी कांग्रेस से दोस्ती, कभी बीजेपी से दुश्मनी, फिर बीजेपी से दोस्ती, कभी राजद से दोस्ती। तो अब तो आज की जो राजनीति हो गई है, विचारधारा और सिद्धांत कम अवसर की राजनीति, और सत्ता के लिए फिर ये सिर्फ नीतीश कुमार पर लागू नहीं होता है, ये कांग्रेस भी कर रही है। आप देखा कि महाराष्ट्र में शिवसेना कांग्रेस साथ काम कर रही है, अभी झारखंड में जिस तरह की दोस्ती बनी है वो आप देख रहे हैं, रोज वहां सत्ता संघर्ष हो रहा है। तो ये नेक्स्ट जनरेशन नीतीश जी के लिए कौन होगा, ये नीतीश जी बता सकते हैं, कोई दावे के साथ नहीं कर सकता है। ठीक है, इस दावे को चलिए कुछ देर पॉकेट में रख लेते हैं, इस दावे को पॉकेट में रख लेते हैं, नीतीश जी पर छोड़ देते हैं। लेकिन एक सवाल है अरुण पांडे जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, 2024 के लिए तो तैयारी जरूर होगी, दिन 3 चेहरों या फिर इसके पीछे 2-3 चेहरे और भी होंगे, उनको लेकर के सामने आना होगा। ऐसे कौन से ऐसे मजबूत चेहरे, ललन बाबू तो चलिए ठीक है पार्टी चला रहे हैं, लेकिन उसके बाद आपको कौन दिख रहा है, किस तरीके से आप देख पा रहे हैं? क्योंकि 2024 की जो लड़ाई होगी वो उसमें मजबूत पहलवान चाहिए
और ऐसे पहलवान चाहिए जो विश्वस्त भी हो, झटके जिन्होंने नहीं खाए सवाल का हैं। एक तत्काल जवाब ये है कि 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं, उसके पहले आज आरसीपी सिंह का अब तो जुलाई तक कार्यकाल बचा है और केंद्र में अभी तक ये नहीं रहा है कि कोई केंद्रीय मंत्री जिसका सभा या राज्यसभा का की सदस्यता कार्यकाल समाप्त हो जाए और फिर अगले 6 महीने तक ये कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट के साथ ये खिलवाड़ होगा। बिहार में जिस ढंग से अशोक चौधरी को परिषद की सदस्यता समाप्त होने के बाद कंटिन्यू 6 महीना कराया गया, अभी तक केंद्र में कोई उदाहरण नहीं है। मुझे लगता है जुलाई में जैसे ही आरसीपी की सदस्यता की कार्यावधि पूरी होगी उन्हें इस्तीफा कर देना चाहिए और इस्तीफा कर ही देंगे, मुझे उम्मीद है। और फिर आगे अब बीजेपी की क्या मजबूरी है, बीजेपी तो 24 का खेल खेल रही है, उसमें किसी भी स्थिति में नीतीश जी से संबंध नहीं तोड़ेगी। और नीतीश जी को सीएम की कुर्सी के अलावा केंद्र में कोई उपराष्ट्रपति का पद मिल जाए और कुछ मिला, तभी ये बात होगी आगे की राजनीति कि नीतीश जी का अगला कदम क्या होगा और उसके बाद वो किसे बैठाएंगे। नीतीश यदि बिहार में सीएम का पद बदला जाएगा और नीतीश जी को कोई प्रतिष्ठा का पद मिले केंद्र में, तभी बात बनेगी कि हाँ कौन होगा नेता। तो वो स्वाभाविक रूप से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, उसका दावा बनेगा और जदयू में मंत्रिपरिषद में वो शामिल होगा। पुराने नेताओं का कहना है कि मैनेजमेंट पॉलिटिक्स करने वालों की जो सेंधमारी है कुछ ज्यादा जेडीयू में बढ़ गई है, जिस वजह से वो परेशान भी हैं कि जो ग्रास रूट वाले नेता हैं उनका होगा क्या। देखिए अब जदयू जैसी पार्टी है, 5 राज्यसभा के मेंबर हैं, 3 बिहार के बाहर के हैं। अब ये पार्टी रीजनल पार्टी है, ये आप आज 22 साल पुरानी पार्टी है और आप देख लीजिए इसका। मुझे ये दोनों कार्यकर्ता, अनिल हेगड़े एक जमीनी कार्यकर्ता थे, खीरू महतो झारखंड में जदयू के लिए बड़े स्टॉक वाले होंगे, लेकिन बिहार में आम कार्यकर्ता। मुझे कई जदयू के नेताओं से बात हो रही थी, किसी को ये बात गले नहीं उतर रही और कोई डर भय से कैसे बोलेगा कोई नीतीश जी के खिलाफ। अब आज मैंने कहा कि नीतीश कुमार पावर ऑफ प्लक है बीजेपी से, यदि वो आरसीपी से समर्थन वापस है, कोई आरसीपी जदयू के लिए डेंजर नहीं है। नीतीश कुमार के लिए कोई पार्टी में टूट हो जाएगी और कोई वो बड़ा कारण बनेंगे, वो तो जैसे ही ललन सिंह ने दायित्व संभाला अध्यक्ष का, तो देखा आपने कि संगठन में जो आरसीपी के समर्थक थे एक एक करके सबको हटा दिया गया। तो आरसीपी जदयू के लिए कोई चुनौती है। अब रही बात की भाजपा से प्रोक्सिमिटी के कारण आरसीपी को ये एक खामियाजा भुगतना पड़ा है। जैसे भाजपा में रहते सुशील मोदी ने नीतीश कुमार से प्रोक्सिमिटी बढ़ाई, तो आप देखें कि इनको राज्यसभा में दिल्ली में जाकर बैठा दिया गया, बिहार की राजनीति से उनको दूर कर दिया गया। ये सब कुछ निर्भर करेगा। अभी अभिषेक झा ठीक बोल रहे थे कि अभी ये चर्चा ही बेमानी होगी कि नीतीश कुमार के बाद नेक्स्ट जनरेशन का नेता कौन होगा। ये तो तय सिर्फ नीतीश कुमार को करना है। आपने देखा 5 साल ललन सिंह ने जदयू का विरोध किया, जदयू को डिसलॉज करने के लिए कांग्रेस में गए और हेलीकॉप्टर से प्रचार किया था। उपेंद्र कुशवाहा ने तो कोई कोर कसर ही नहीं छोड़ा था। आज दोनों पद धारक हैं जदयू के, इसलिए कि जोड़ तोड़ और समीकरण की राजनीति में लव कुश के लिए उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश जी ने साथ किया और ललन सिंह को फिर जो अपर कास्ट की राजनीति होती है साथ किया। तो नीतीश जी को तय करना है कि वो किसे पद देंगे। और एक छोटा सा लेकिन बड़ा सवाल है, क्या नीतीश कुमार को ये डर भी है सरपास कहीं ना कोई कर जाए, क्योंकि जिस तरीके से एक बड़ा एक दायरा आरसीपी का दिख रहा था, कहीं उनके मन में ये ख्याल तो नहीं आ गया कि भाई कहीं मुझसे आगे ना निकल जाए, कहीं ऐसी प्रतिस्पर्धा वाली सोच तो नीतीश कुमार के मन में नहीं है? नहीं, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। आपने देखा वहां तो समानांतर व्यक्तित्व उभर रहे थे कि अब नीतीश कुमार के बाद आरसीपी ही संभालेंगे, जनरेशन लगता है वही संभालेंगे, एक ये परसेप्शन बन रहा था। और आपको याद होगा केंद्र में जब आरसीपी मंत्री बन गए, बीजेपी ने पहले से तय कर रखा था कि हम हर सहयोगी दल को एक देंगे। और जिस तरह से खासकर ललन सिंह ने, उपेंद्र कुशवाहा ने बुलडोज करने की कोशिश की आरसीपी को कि वहां अवसर मिला तो ऑथराइज थे केंद्र में मंत्री का, फिर वहां टॉक करने के एक पद दिया और जाकर के जैसे अफरा तफरी में वो तुरंत ही मंत्री पद स्वीकार कर लिया। एक समानांतर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के खिलाफ उभर रहे थे। पार्टी में नारा लगती थी कैसा हमारा नेता कैसा हो, आरसीपी जैसा हो। यूपी में चुनाव में लड़ा नहीं जदयू, लेकिन वहां आरसीपी को नेता के रूप में प्रोजेक्ट किया जाने लगा था। तो एक समानांतर आप देखिए, कोई पार्टी में नेता के सामने आपको जयकारा लगाने वाला ही स्टेटस में रहना होगा, और समानांतर आप मरेंगे तो वो आरसीपी का जो हश्र हुआ है वो आपको झेलना पड़ेगा। और कभी कभी जयकारा लगवा भी दिया जाता है।
एक बार जहां से चर्चा हमने शुरू की थी वहीं से शुरू करते हैं। अभिषेक झा, आपकी दो बातों पर उन्होंने कहा कि नहीं, अभिषेक झा सही बोल रहे हैं। अभिषेक झा ये कह रहे हैं कि नहीं, ये तो नीतीश कुमार से बेहतर कोई नहीं बता सकता। लेकिन उसके बाद की बातें इस टॉपिक पर जो उन्होंने कही, साफ तौर पर समानांतर नेताई वाला की जो बात उन्होंने कही वो गले से नहीं उतरती। ये बात तो है, तय कर लीजिए, क्योंकि वहां पर जो भी उस लेवल पर आएगा या तो नीचे रहेगा या फिर खत्म हो जाएगा जेडीयू में। देखिए, खत्म होने जैसी कोई बात नहीं होती है विवेक। किसी भी पार्टी के लिए जो सचमुच विचारधारा पर चलने वाली पार्टी, सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी होती है, हर एक कार्यकर्ता का अपना एक इंपॉर्टेंस होता है। हर एक कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ के रूप में काम करते हैं। नीतीश कुमार जी हमारी पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं। यह बात पार्टी के हर एक नेता और कार्यकर्ता ने माना है। उनको अपना नेता मानते हुए इस बात को हमेशा स्वीकार किया है कि पार्टी उनके नेतृत्व में चलती है। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि कोई किसी भी कार्यकर्ता या नेता के इंपॉर्टेंस को दरकिनार किया जा रहा है। इस लिहाज से इसको देखना हमारे हिसाब से तो कहीं ये से क्या हुआ? आसिता तिवारी जी हमारे साथ। कार्यकर्ता आसिता तिवारी जी, या हर एक किसी भी नेता नेता का इंपॉर्टेंस घटता नहीं जेडीयू में। आरसीपी के साथ जो हुआ और इससे पहले जो 4-5 नेताओं के नाम आपने गिना दिए इतिहास के पन्नों में, तो कुल मिलाकर जो 6-7 नेता, उनके साथ क्या हुआ, क्या समझ पा रहे हैं आसित जी? नहीं, ये बात बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि जदयू में किसी नेता का इंपॉर्टेंस कभी घटा नहीं। वो इसलिए नहीं घटा कि किसी का कोई इंपॉर्टेंस कभी रहा ही नहीं, रहता तो घटता। उसमें एक ही आदमी कैसी important बेसलेस रखता और है। बेमतलब की सुन बातें लीजिए ना। हैं। नीतीश कैसी जी का बेसलेस बयान, और बेमतलब आज की का बातें हैं। बयान आप यही कारण है ना भाई, सुनिए, तो चुटकी कि आप लेंगे ही ना भाई, आरजेडी विपक्ष में सुनिए चुटकी ना। लेने का अधिकार है। नीतीश जी का ही आज का बेसलेस बयान, बातें। अभिषेक जी नीतीश जी को ही झुठला रहे हैं, इसका मतलब नीतीश जी का आज का बयान आप सुनिए। ये बातें ही बेसलेस है ना। उन्होंने आरसीपी जी के बारे में कहा बातें कि ही उन्हें- बेसलेस हैं। उन्हें हम ही भेजे, 2 बार राज्यसभा भेजे उनको, हम ही उनको पार्टी का अध्यक्ष बनाए। पार्टी का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष एक आदमी बनाता है, हम ही उनको पार्टी का अध्यक्ष बनाए। तो भैया इंपॉर्टेंस क्या है? एक आदमी का इंपॉर्टेंट है, अध्यक्ष ये तो भी बात वही एक आपने आदमी पकड़ ली बनाता है। है पार्टी का, वही एक आदमी अध्यक्ष हटा भी देता है। वही एक आदमी अध्यक्ष बनाता है, वही एक आदमी अध्यक्ष हटा भी देता है। तो क्या उस पार्टी में अध्यक्ष का इंपॉर्टेंस होगा, आप मुझे बताइए, जिसमें एक सुपर प्रेसिडेंट बैठा हुआ है, वही अध्यक्ष बनाता है, अच्छा, वही अध्यक्ष अब, हटा देता है। तो सुपर चूंकि पीएम उसमें सुना है। कभी किसी का कोई इंपॉर्टेंस तिवारी रहा जी, नहीं। सोनिया जी इसमें सुपर क्या है? पीएम थी ना? नहीं, सरकार कहां से चलती थी? नहीं। सोनिया जी सुपर पीएम थी ना? नहीं। अरे मनमोहन सिंह खाली ठप्पा ही थे ना? नहीं तो रबर नरेंद्र स्टाम्प ही थे ना मोदी जी की तरह वो कभी अरे संघ आपके यहाँ में राष्ट्रीय सरकार अध्यक्ष का जो रिपोर्ट पद कार्ड पेश है, करने गए। क्या परिवार के मनमोहन सदस्यों के सिंह- बीच सुनिए, में सुनिए, फुटबॉल की तरह अभिषेक बंटता जी, है नहीं जी। जानते इसलिए आप ज्यादा अरे बोलते कौन हैं। है आपके नेता? प्रधानमंत्री अरे आप ज्यादा नरेंद्र जानते मोदी हैं। संघ मुख्यालय आप में ज्यादा सरकार का जानते हैं। रिपोर्ट कार्ड अरे पेश कहिए करने ना गए भाई, थे। अरे आप क्या कहिए ना डॉक्टर साफ मनमोहन सिंह ने साफ, कोई फुटबॉल ही रिपोर्ट ना कार्ड आपके कहीं यहाँ। पेश की क्या किसी के आपके यहाँ सामने? राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या का बात पद क्या है? करेंगे? फुटबॉल? कम जानने वाले लोग ज्यादा बोलते हैं। मनमोहन सिंह जी डॉक्टर क्या? मनमोहन इसका सिंह ने मतलब क्या आप ज्यादा कभी बोल रहे हैं, किसी इसका जनता आपको के सामने जानकारी नहीं रिपोर्ट है। कार्ड पेश की? आपके पास लेकिन जानकारी देश नहीं ने है। देखा अरे नरेंद्र बताइए मोदी ना संघ भैया, मुख्यालय गए थे रबर रिपोर्ट स्टाम्प- कार्ड पेश करने। अच्छा, आप रबर लोग स्टाम्प इस सोच के लोग हैं, इसलिए लेकिन आपके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, कांग्रेस जो पार्टी जेडीयू के ऊपर आरोप लग रहे हैं, उसका रबर माकूल स्टाम्प- जवाब दे दीजिए। ठीक है, विपक्ष का काम है सवाल उठाना, लेकिन सवाल का जवाब क्या है? 2 लाइन में बताइए सवाल का जवाब क्या है? बेसलेस बातें होती है। Importance नहीं है देखिए, उस पार्टी में एक किसी का, पार्टी तो क्या के कम होगा? आंतरिक संवैधानिक तरीके से नहीं, पार्टी के अभिषेक लोगों नहीं, ने नहीं, कार्यशैली पर तो सवाल मैं चलिए, एक और सवाल आ रहा है। है। एक और सवाल है। चित्ररंजन गगन जी, आपके पास भी वक्त है 2 मिनट का, बताइए। बता दीजिए। अच्छा, एक बात समझिए, चित्ररंजन गगन जी को बोलने दीजिए, उसके बाद आपके पास तरीके से आएंगे। अधिकृत रुकिए, किया चित्ररंजन गगन जी से भी ले लेते हैं। सम्मान नेता नहीं, नहीं, ये पूछिए कि हाँ, 20 गगन साल जी से बोलिए। लालू जी क्यों राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? ना लालू अरे जी या 22 सोनिया सालों, जी का 24 जिक्र सालों, कर रहे 25 हैं। सालों से क्यों लालू जी हम राष्ट्रीय लेकिन अध्यक्ष हैं? या पूछिए क्यों इनसे, परिवार अभिषेक के ही जी नेता से, नेता अभिषेक रहेंगे? जी से, अभिषेक जी क्यों सुन नेता लीजिए ना, रहेंगे अरे परिवार जवाब के सुन लोग? लीजिए ना। अभिषेक जी कर रहे हैं, हम लेकिन इससे बड़ा और ज्यादा क्या माने कहा जा सकता है कि जो आदमी किसी वैधानिक पद पर नहीं है, पार्टी के किसी वैधानिक पद पर नहीं है और उसी के अनुसार चलता है। वो आदमी अध्यक्ष बनाता है। अरे हाँ, जो अध्यक्ष बनाता है, जो मालिक किसी है वो। 25 नहीं, सालों यह से बताइए, लालू इससे जी बड़ा राष्ट्रीय मजाक कुछ हो अध्यक्ष सकता क्यों है क्या? है? वो उस पार्टी के लोकतंत्र के मालिक लिए हैं। इससे बड़ा सालों से मजाक कुछ कांग्रेस हो पार्टी सकता में है सोनिया कि गांधी जो उनकी आदमी मिल्कियत राष्ट्रीय पद पर अध्यक्ष नहीं नहीं है, है। मालिक है, उनकी और वो मिल्कियत ये में वही पार्टी चलती है। परिवारवाद भाजपा के साथ और रहते वंशवाद की जैसे कोर भाजपा में सोनिया आते गांधी जी को पार्टियां हमने हैं। अध्यक्ष वही चुना होता है। परिवारवाद सोनिया गांधी जी और को हमने वंशवाद अध्यक्ष चुना है। से ग्रसित और आगे राहुल गांधी जी को ही हम अध्यक्ष चुनेंगे। कार्यकर्ता की भावना है, ये कार्यकर्ता की भावना है। चलिए, जेडीयू में नेक्स्ट जनरेशन का नेता कौन, इस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते हम यहां तक पहुंचे कि अरुण पांडे जी ने यह कहा कि ठीक है, जो प्रवक्ता जेडीयू के हैं उनका कहना सही है। उन्होंने कहा है कि ये खुद नीतीश कुमार ही बता सकते हैं, लेकिन बोलते बोलते अभिषेक झा ने जो बातें कही या फिर नीतीश कुमार ने जो बयान दिया, उसमें से भी कई सवाल खड़े हो गए। क्या सिर्फ एक आदमी जेडीयू को चला रहा है और वही तय करेगा कि हमारे आने वाला कौन है?
तो जब यही है तो इंतजार कर लेना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे में जो समानांतर वाली नेताओं की जो बात चल रही है उसमें अभी कोई टिक नहीं पा रहा, जो टिकेगा वही बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ इतनी बढ़िया चर्चा चली और बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।